बहुत परेशान किया कि इस तरह की मीटिंग को अरेंज करें और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अरेंज किया। मैं पिछले साल भी भुवनेश्वर में कैंपेन करने आया था न्यूमोस क्लिनिक का। एक तो जनार्दन हॉस्पिटल में गया था, एम्स के अंदर गया था और कई हॉस्पिटल में गया था अपना कैंपेन करने। और जब मैंने डॉक्टर अनुपम सिब्बल से बात करी कि इस तरह से हम आईएम का एक सेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा कारण है आईएम करने का, हमने इसे इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म डे के लिए मार्क किया हुआ है 21 नवंबर को, इसलिए ये थर्सडे पड़ा। ये सैटरडे भी पड़ता है, ये संडे भी पड़ता है, तो ये थर्सडे पड़ा, तो हमें आज ही इसको करना था, क्योंकि हमने पूरे इंडिया के अंदर 21 नवंबर को इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म डे को मार्क कर रखा है। इसी तरह से आप सब लोग जानते हैं कि 28 फरवरी को हमने रेयर डिजीज डे को मार्क किया होता है। सितंबर का पूरा महीना न्यूमोन स्क्रीनिंग मंथ के रूप में विख्यात है, तो अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं। आपने आईएम की व्याख्या बहुत अच्छे से डॉक्टर परिवरा ने भी करी, डॉक्टर रंजीत ने भी करी, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा विशेषकर गायनेकोलॉजिस्ट के लिए कि ये एक साइलेंट किलर है। इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म एक साइलेंट किलर है। बच्चा 9 महीने माँ के पेट में बिल्कुल ठीक ग्रो करता है, क्योंकि उस समय मदर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। जब वो मदर के पेट से बाहर आता है और अपने एंजाइम पर आता है, तभी इसके सिम्टम चालू होते हैं, तो इसे इसलिए साइलेंट किलर होता है। इसकी संख्या की बात पर बहुत बड़ा विवाद भी है, बहुत बड़ी डिबेट भी है कि इसकी संख्या कितनी है, क्योंकि हमारे देश में यूनिवर्सल न्यूमोन स्क्रीनिंग नहीं है। ज़्यादातर बच्चे सेप्टिक करके ट्रीट होते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये लाख पर एक है, कुछ लोग बोलते हैं 2 लाख पर एक है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो 1000 पर एक बच्चा इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म लेकर आता है। इससे पहले मैं आपको अपने फाउंडेशन का परिचय भी देना चाहूँगा। मैं मर्ड इंडिया फाउंडेशन को बिलोंग करता हूँ, जो कि बेसिक रूप से मेटाबॉलिक एरर एंड रेयर डिजीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंड करता है। यह एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है जिसका जो मिशन है वो है इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म की अवेयरनेस, न्यूमोन स्क्रीनिंग जो ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स के लिए होनी चाहिए उसके लिए कैंपेन, और पेरेंट्स को इंफॉर्मेटिव सपोर्ट देना है। पेरेंट्स को सही इंफॉर्मेशन देनी, सही डॉक्टर से कनेक्ट करना है। ये हमारा कार्य है। करीबन 450 से ज़्यादा हम लोग पूरे अपने ग्रुप में पेरेंट हैं। पिछले 13 वर्षों से ये ग्रुप हमारा काम कर रहा है। हमने पिछले 13 वर्षों से 15,000 से ज़्यादा पेरेंट्स को इंफॉर्मेटिव सपोर्ट दिया है। हमने 300 से ज़्यादा इसी तरह के कैंपेन करे हैं, और मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी है कि सही डायग्नोस ट्रीटमेंट और न्यूमोन स्क्रीनिंग से हम लोग तकरीबन 150 से ज़्यादा बच्चों को बचा पाने में कामयाब रहे हैं, जिसमें आज कई लोग स्कूल जा रहे हैं और 1-2 हमारे बच्चे आज कॉलेज भी जा रहे हैं। तो मैं अगले 20 मिनटों तक आपको आईएम और इम्यूनोजेनेरो के संदर्भ में कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा। हो सकता है कि आप मेरे तर्कों या विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन डिनर से पहले मेरे विचारों को सुनना चाहिए। हमारे देश में 24 से 25 मिलियन बच्चे हर वर्ष जन्म लेते हैं, और उसमें लगभग 18 से 20 लाख बच्चे बर्थ डिफेक्ट लेकर पैदा होते हैं, जिसमें कई रेयर डिजीज और आईएम भी शामिल हैं। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे डेटा के रूप में, तो हर 100 में से 6 बच्चा बर्थ डिफेक्ट लेकर आज भी पैदा होता है। हर 1000 में से 4 बच्चा हेयरिंग लॉस लेकर पैदा होता है। हर 1000 में से 5 बच्चा हार्ट डिजीज, हृदय विकार लेकर पैदा होता है, और हर 1000 में से 1 बच्चा क्रिटिकल कंजेनिटल हार्ट डिजीज लेकर पैदा होता है। और जितना डेटा बोलता है, विदाउट न्यूमोन स्क्रीनिंग 1000 में से 1 बच्चा इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म लेकर आता है। इसका मतलब है कि हम लोग ये मान रहे हैं कि विदाउट न्यूमोन स्क्रीनिंग 25,000 से ज़्यादा बच्चे इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म लेकर हमारे देश में आते हैं। अगर हम इंडिया का पूरा सिनेरियो देखेंगे तो 1950 के दशक में अगर आप जाएंगे तो हमारे यहाँ की जो IMR थी वो तकरीबन 189 थी, और 2022 में वो 27 पर आ गई। इसका मतलब, मैं डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से अभी चाय पे बात कर रहा था, इसका मतलब है कि हमने कई चीज़ें कवर कर ली। हमने इन्फेक्शंस कवर कर लिए, हमने मेलान्यूट्रिशन कवर कर लिया, हमने हर तरह के इन्फेक्शंस सेप्टिक तक कवर कर लिया। तो अब क्या चीज़ बची? तो WHO भी ये बोलता है कि अगर आपके राज्य की, आपके देश की, आपके स्टेट की, आपकी सिटी की IMR अगर 50 से कम आ गई है, तो अब आप जेनेटिक डिजीज पर ध्यान देना चालू करिए। अगर उड़ीसा के जितना मैं IMR जानता हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा, इस वक्त शायद 38 है। तो हमें अब न्यूमोन स्क्रीनिंग पर भी और जेनेटिक डिसऑर्डर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने हर चाइल्ड केयर सेंटर में ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स के लिए यूनिवर्सल न्यूमोन स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिस तरह से हम वैक्सीन को करते हैं। बच्चा आपके हॉस्पिटल से तभी डिस्चार्ज होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर अगर सिर्फ थायराइड डिजीज ही है, तो बिना थायराइड डिजीज के स्क्रीन हुए बच्चा डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है।
क्योंकि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अब उस IMR को 27-38 से उठाकर 10 से नीचे ला सकें। गवर्नमेंट ऑफ गोवा, गवर्नमेंट केरला आपके उदाहरण है कि उन्होंने यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी कर रखी है और उनकी IMR 8-10 के आसपास चल रही है। आपको मैं एक और डेटा देना चाहूँगा, विशेषकर डॉक्टर रंजीत और डॉक्टर गणवी को, कि हमारे देश में आज भी 4 से 6 लाख न्यूनेटल डेथ हो जाती हैं। 6 से 8 लाख बच्चे आज भी अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं और 8 से 10 लाख बच्चे अपने 5वें जन्मदिन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। अगर हम न्यूनेटल डेथ के कारणों पर जाएं तो 33% हम लोग मानते हैं कि इन्फेक्शन से, 35% हम लोग मानते हैं कि प्रीटर्म बर्थ से, 20% हम लोग मानते हैं कि बर्थ एपेक्सिया से, और 12% जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगा, 12% आज भी अननोन कनेक्टिव मैलफॉर्मेशन से या जेनेटिक डिसऑर्डर से होते हैं। इसमें कई हजार बच्चे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के होते हैं। आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी जानते हो कि IM की पहचान डॉक्टर गेरार्ड ने 1920 में करी थी और डॉक्टर गुथरी ने 1960 के अंदर न्यूमो स्क्रीनिंग टेस्ट करके, PKU टेस्ट करके इसका इजाद किया था। उनके बारे में आपको बात बताना चाहूँगा, डॉक्टर गुथरी के बारे में। वो बेसिकली एक कैंसर विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी जो भतीजी थी वो सस्पेक्टेड PKU से थी और उनका जो लड़का जॉन था वो कंफर्म PKU से डायग्नोस हुआ था। उसके बाद ही वो कैंसर विशेषज्ञ से निकलकर बायोकेमिस्ट्री फील्ड पे आया और उन्होंने गुथरी टेस्ट का इजाद किया, यानी न्यूमो स्क्रीनिंग को इजाद किया। हमारे देश की बात करें, आप सब लोग जानते हैं, लेट श्री IC वर्मा को जानते हैं, आप लेट श्री SS अग्रवाल को जानते हैं, आप साउथ में डॉक्टर तारानाथ शेट्टी को जानते हैं, आप ये सब लेट हो चुके हैं, और डॉक्टर NB गुप्ता बॉम्बे आप जानते हैं। अभी डॉक्टर अनिल जैन का शायद आपने नाम लिया, डॉक्टर सीमा कपूर, डॉक्टर रत्नापुरी, डॉक्टर काबरा, डॉक्टर नीरजा गुप्ता, सुमिता डंडा, आप सब लोग जानते हैं। IM को लेकर काफी हद तक काम कर रहे हैं और लगभग आज 50 से ज्यादा मेटाबॉलिक एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल जैन की तरह पूरे देश के अंदर IM को लेकर काम कर रहे हैं। सपोर्ट ग्रुप की अगर बात करें तो IM को लेकर, पर्टिकुलर इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म को लेकर 59 सपोर्ट ग्रुप काम कर रहे हैं और पूरे इंडिया के अंदर 4 सपोर्ट ग्रुप IM को लेकर काम कर रहे हैं। मदर इंडिया फाउंडेशन भी इसकी कड़ी है। अब हमारे देश के संदर्भ में बात करें, जिसमें मैं भुवनेश्वर को भी जोड़ना चाहूंगा। सर्वाधिक नेगलेक्ट किए जाने वाला केस अगर कुछ है तो वो है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। गोन केस समझकर, अभी स्लाइड आप सब दिखा रहे थे कि गोन केस समझकर ही आज भी इसका इलाज किया जाता है कि अब बच्चा इतना लेट आया है, बच्चा इतना ज्यादा सफर कर चुका है कि ये बच्चे का इलाज किया जाता है। अवेयरनेस का भाग है, तो ये अवेयरनेस किसके लिए? मेडिकल फर्टिलिटी के सबसे ज्यादा अवेयरनेस है। मिस डायग्नोस हो जाता है, सेप्टिसीमिया से हो जाता है, आप ही ने बताया, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से हो जाता है मिस डायग्नोस। तो मैं एक डेटा आपको और देना चाहूंगा, सेप्टिस से ग्रसित 15 से 20% हमारे बच्चे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म से ग्रसित होते हैं। NICU में मिलने वाले, मैं डॉक्टर बनिए से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो NICU में आपको बच्चे मिलेंगे, 1 से 3% जो बच्चे हैं वो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लेकर होते हैं। सडन इन्फेंट डेथ, मेरा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं हो सकता, मैं कोई शब्द गलत बोल रहा हूँ। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से मरने वाले, जो ग्रसित होने वाले बच्चे हैं, वो 7 से 9% बच्चे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लेकर आते हैं। और डेवलपमेंट डिले 2% जो बच्चे हैं वो डेवलपमेंट डिले वाले इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लेकर होते हैं। अब प्रश्न क्या उठता है, आज हम 30 लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामने आज हमने इस सेशन को किया। सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, क्या हम इन बच्चों को बचा सकते हैं? क्या हम इन्हें सही डायग्नोज दे सकते हैं? क्या हम इन्हें सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं? ये प्रश्न आप सब लोगों के सामने है, आप मिलकर इसका हल निकालिए। अगर हम IM को एक फ्रेम में रखें, इसी तरह के रूम में रखें, तो सबसे पहला है न्यूमोन स्क्रीनिंग, दूसरा है अवेयरनेस ऑफ क्लिनिकल सस्पेक्ट, तीसरा है करेक्ट डायग्नोस और ट्रीटमेंट, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, प्रिवेंशन। क्या हम इन डिजीज का कोई प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो अगर हम न्यूमोन स्क्रीनिंग की बात करें तो 52 नेशंस ने इसे यूनिवर्सल कर रखा है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और चाइना में, और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी इसे अनिवार्य कर रखा है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग को। अगर हम अपने देश की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा, गवर्नमेंट ऑफ केरला, दिल्ली ने इसे यूनिवर्सल कर रखा है और कई चाइल्ड केयर सेंटर्स ने इसे यूनिवर्सल कर रखा है। अब वो आपको देखना है कि यूनिवर्सल में आपको
2 डिजीज लेनी है, 4 लेनी है, हाई रिस्क पे आपको TMS लेना है, JCMS लेना है, क्योंकि कई तरह की लैब्स आ रही हैं जो आपको 100 डिसऑर्डर बताएंगी, कोई बताएगा मैं 200 कर देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, यक्ष प्रश्न यही है कि क्या जो 100 डिजीज आप डायग्नोस कर रहे हैं उसका कोई हमारे पास इलाज मौजूद है? अगर वो कुछ उसमें म्यूटेशन बता रहे थे, क्या वो पैथोजेनिक है, क्या वो रिपोर्टेड है? ये सब तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोर पैनल से जो NNF की गाइडलाइन है उससे 40 से चालू करिए। और अगर किसी कम्युनिटी के अंदर, मैं डॉक्टर साहब से यही बात कर रहा था कि अग्रवाल कम्युनिटी के अंदर MSUD बहुत ज़्यादा कॉमन है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो ऑर्गेनिक एसिडीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यूरोसाइकल डिसऑर्डर्स आपको मिलेगा। अभी मेट्रोनल डिसऑर्डर की आपने बात करी, तो आप अगर पंजाब साइड जाएंगे या जो रिफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी हो गए हैं, उनकी फैमिलीज के अंदर जाएंगे तो आपको मेट्रोनल डिसऑर्डर बहुत कॉमन मिलेगा। तो अगर किसी कम्युनिटी के अंदर कोई डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन है तो आप उसको अपने साथ जोड़ लीजिए, लेकिन आपको इसे कैटेगराइज करना होगा कि कौन सा कोर पैनल है, क्योंकि ये न्यूमो स्क्रीनिंग प्रोग्राम आप तभी सक्सेस कर सकते हैं जब तक आप उसे वैक्सीनेशन की तरफ नहीं करेंगे। आपको पेरेंट्स को कंसल्ट करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपकी पॉलिसी के अंदर है। क्या कोई ऑपरेट करने से पहले आप HIV टेस्ट आपके जो प्रोटोकॉल है फॉलो करते हैं? क्या आपने किसी का कंसल्ट किया कि मैं HIV टेस्ट कर रहा हूँ? आपको पता है कि लाखों में एक ही मिलेगा या हजारों में एक ही मिलेगा, उसके बावजूद भी आप उस बिना टेस्ट के आप नहीं करते। तो यूनिवर्सल न्यूमो स्क्रीनिंग भी वैसी ही है। 2 तरह की स्क्रीनिंग होती है, एक तो विजिबल है कि बच्चे को गायनेकोलॉजिस्ट ने भी चेक कर लिया, किसी नर्स ने भी चेक कर लिया, और एक हिडन है। तो हिडन के अंदर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट थायराइड को, G6PD को, गैलेक्टोसीमिया को और मैटरनल प्रेगनेंसी की आपने बात करी, अगर उसको शामिल करें हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। उनकी संख्या को जोड़ लेंगे तो हम 1 लाख से ज्यादा बच्चों को नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ सेव कर सकते हैं। अगर आपने थायराइड का डायग्नोस 4 हफ्ते तक नहीं करा तो बच्चा अपना 40% IQ खो बैठेगा। G6PD में आपको कुछ नहीं करना है, वो क्राइसिस लेकर आएगा, उसे जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो रहा है, उसे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पेरेंट को इन्फॉर्म करना है कि इसको पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर फूड नहीं देना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। अवेयरनेस व क्लिनिकल सस्पेक्ट की बात करें तो NICU के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि NICU में 3 बच्चे आपको 100 में से मिलेंगे जो IM लेकर आते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से आप एंटीनेटल स्कैन करते हैं, अगर मैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट से डाउन का रेशो पूछूँ तो आप मुझे बताएं डाउन सिंड्रोम का हमारे देश में क्या रेशो होगा, कोई बताना चाहिए? तो डाउन सिंड्रोम का रेशो हमारे देश में 800 पर 1 है, और अगर मैं थायराइड का रेशो पूछूं तो डॉक्टर साहब जानते हैं 1000 पर 1 है। यानी कि उस डाउन को नहीं लाने के लिए हम 7 स्कैन, फर्स्ट मार्कर, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर कराते हैं, लेकिन थायराइड डिजीज के लिए हम उसको इन्फॉर्म नहीं करते हैं, जबकि संख्या दोनों की सेम है, वो भी 27,000 बच्चे हैं, वो भी 25,000 बच्चे हैं। तो ये आपको सोचना है। और सिम्टम्स की अभी आपने बात करी, तो डायरिया, वॉमिटिंग, सुस्त सा देखने वाला हर बच्चा अगर इन्फेक्शन वाला हो सकता है तो हो सकता है वो IM का भी हो। प्रिवलेंस पर डेटा की बात करें तो मैं बता चुका हूँ कि 1000 में से 1 बच्चा इनबॉर्न एडनोमेटाबॉलिज्म बनता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि 1 लाख पर 1 बच्चा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर वो बच्चा आपके लिए 1 लाख में 1 है तो मेरा बच्चा भी मेरे लिए लाख में 1 है। मेरे को भी उसका इलाज चाहिए, उसका करेक्ट डायग्नोस चाहिए। तो मैंने भी अपनी स्टडी से एक डेटा इकट्ठा किया। मैंने वैसे तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने डेटा इकट्ठा किया। तो मुझे जो डेटा मिला वो 23,000 से ज़्यादा बच्चे पेडियाट्रिक हाइपोथायराइडिज्म को लेकर, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे G6PD को लेकर, 5,000 से ज़्यादा बच्चे यूनिसाइकल डिसऑर्डर को लेकर, 5,000 से ज़्यादा बच्चे ऑर्गेनिक एसिडीमिया को लेकर, 2,000 से ज़्यादा बच्चे गैलेक्टोसीमिया को लेकर, 2,000 से ज़्यादा बच्चे MSUD को लेकर, 5,000 से ज़्यादा बच्चे लाइसोमल स्टोरेज डिजीज लेकर, 3,000 से ज़्यादा बच्चे फैटी एसिड लेकर, और अगर मैं अन्य लगाऊं तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे। अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूं तो अगर मैं G6PD को हटा दूं तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चे मुझे इन डेटास में देखने हैं जो IM लेकर आते हैं। ये डेटा कभी सीमा कपूर ने दिया है, कभी मधुलिका काबरा ने दिया है, कभी राधा रमदेव ने दिया है, कभी अजय जैन, सबके डेटा को आप मिला लीजिए तो आपको 1 लाख से ज़्यादा बच्चे कंबाइंड ग्रुप अगर हम IM का करें तो आपको 1 लाख से ज़्यादा बच्चे दिखेंगे। अब मैं जब एक आम भारतीय की तरह सोचता हूँ, हमारे देश में भुवनेश्वर की तरह 4,000 से ज़्यादा सिटीज़ हैं और 6,38,000 जितने टाउन हैं। अगर साल में एक बच्चा भी हम लगाएं इन सिटीज़ में या टाउन में, एक आता है IM का साल में, तो मुझे ये संख्या कहीं हज़ारों में नहीं दिखती, मुझे लाखों में जाती है।
तो ये तो डेटा की बात है। ट्रीटमेंट की बात डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी स्लाइड दिखाई, दवाओं की बात करी। आज भी हमारे पास में सोडियम बेनाजोल आईवी के रूप में नहीं है। आज भी हमको ग्लाइसिन लेने के लिए भी हमको दौड़ना पड़ता है, हमको इंतजाम करना। पिछले हफ्ते मैंने एक पेरेंट की बाई फ्लाइट एक ग्लाइसिन आइसोलेट एसिडीमिया का बच्चा था और बेंगलोर से डाइट उसका ग्लाइसिन मंगवाया, और सिर्फ 300 रुपये का बॉटल और 15,000 रुपये बंदा जाके फ्लाइट से लेके आया, लेकिन हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। डाइट की बात आपने करी तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि फूड सेफ्टी वालों ने डाइट फॉर लाइफ प्रोग्राम चालू कर रखा है। बाहर की डाइट भी मिलती है और 2 इंडियन कंपनी ने अब इंडियन डाइट बनानी भी चालू कर दी है। एक प्रिस्टाइन है और एक एसपी फार्मूलास करके है। आप चाहेंगे तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा। डाइट बहुत इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन आप चाहें तो बाहर की कंपनियों की डाइट भी आपके पेरेंट्स भी मंगा सकते हैं, डॉक्टर भी मंगा सकते हैं। हम अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं। प्रिवेंशन की बात डॉक्टर साहब ने करी। प्रीनेटल डायग्नोस निश्चित हो सकता है अगर किसी फैमिली में कोई हाई रिस्क फैमिली है, उसमें कोई डिसऑर्डर पर्टिकुलर घूम रहा है, या किसी का कोई सडन डेथ बच्चा हो गया इन्फेक्शन से आईएम से हो गया सस्पेक्टेड भी, तो प्रीनेटल डायग्नोस भी 12वें से 16वें हफ्ते में संभव है। अभी होल जेनरल स्क्रीनिंग की आपने बात करी, हम लोग बता सकते हैं उसके अंदर अच्छे से। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमें आपसी रिश्तेदारी में शादी अवॉइड करके जेनेटिक काउंसलर की बहुत बड़ी भूमिका है इसके अंदर। और मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ कि हमारे देश में इस वक्त 250 से ज्यादा जेनेटिक काउंसलर काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको टीम वर्क करने की जरूरत है, उनसे कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। तो अगर हम आईएम डिजीज के बारे में अवेयर रहें, न्यूमो स्क्रीनिंग और सही डायग्नोस को रखें, तो हम हजारों बच्चों को बचाकर सामान्य जीवन दे सकते हैं। इसके लिए हमें न्यूमो स्क्रीनिंग को हॉस्पिटल वाइज एज ए प्रोग्राम स्टैब्लिश करना पड़ेगा, सही लैब का चुनाव करना पड़ेगा। ये कोई शुगर का टेस्ट नहीं है कि मिस्टर भाटिया की शुगर आपने सुबह 100 की 150 बता दी तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एबीजी 7.44 से 7.42 बताई तो वो बच्चा एसिडोसिस है। अगर बच्चा शॉक में भी है तो उसका एसिडोसिस गड़बड़ आएगा, अमोनिया गड़बड़ आएगा। तो आपको उसी दम पर टेस्ट लेना है और एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करके कंफर्म करना है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि अगर 1000 से ऊपर अमोनिया या 500 से ऊपर जा रहा है तो यूरोसाइकल डिसऑर्डर है। अगर 90 के आसपास है और कुछ एसिडोसिस दिख रहा है तो वो हो सकता है ऑर्गेनिक एसिडिमिया हो। तो ये हमें, क्योंकि ये एक ऐसा है बायोकेमिस्ट्री में, इसमें एक आपको हंसने वाली बात बताऊंगा कि जब हम आप लोग मेडिकल स्टूडेंट होंगे तो जैसे मैं भगवान से प्रार्थना करके जाता था कि ये वाला क्वेश्चन मत लेना, तो हम लोग भी यही सोचते थे, डॉक्टर लोग भी, यार मेटाबॉलिक वाला मत लेना, इतने पास में उलझे हुए हैं, बाकी सब बेहतर है, मेटाबॉलिक को साइड करते हैं। तो ये उलझा हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन हमें इसे सुलझाना है। ट्रीटमेंट को व्यवस्थित करना होगा, गाइनीज को इन्वॉल्व करना होगा, रेयर डिजीज की ओपीडी चालू करनी होगी। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हॉस्पिटल के अंदर आप एटलीस्ट 15 दिन में एक रेयर डिजीज की ओपीडी चालू करें, तो आप इन बच्चों के साथ न्याय कर सकते हैं। पॉजिटिव स्टोरीज सामने लानी होगी। मैं आपको बताया आपको मैंने कि हमारे साथ 500 पेरेंट जुड़े हुए हैं। हमने पिछले 13 वर्षों में 15,000 से ज्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट दिया है। तो आप अगर पॉजिटिव स्टोरीज आगे लाएंगे, नेगेटिव तो बहुत है कि ये बच्चा चला गया, ये शांत हो गया, इसमें ऐसा हो गया, पॉजिटिव स्टोरी को सामने लाएंगे तो शायद डॉक्टर कम्युनिटी ज्यादा आगे। नए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा, नर्सेस को इन्वॉल्व करना होगा, सीनियर रेजिडेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा, पीजीज को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि बच्चा कई बार एनआईसीयू में उनके हाथ में रहता है कि कुछ ये अच्छा बच्चा अलग दिख रहा है, ये एंटीबायोटिक को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर वो आपको सही सूचना देगा तो आप और अच्छा इलाज करेंगे। इसी तरह की सीएमई और सेमिनार और राउंड टेबल डिस्कशन, हॉट डिस्कशन आपको करने होंगे कि हम इन बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं। खुशनुमा जानकारी भी आपको देना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेयर डिजीज पॉलिसी को चालू किया हुआ है। 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुए हैं और मुझे बहुत ही गर्व है ये बताते हुए कि इस स्टेक होल्डर कमेटी में मैं भी शामिल था, जिसके कारण से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। एम्स दिल्ली, एलएनजेपी दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, सीडीएमडी हैदराबाद, केईएम मुंबई, आईपीजीएमआर कोलकाता, एम्स जोधपुर, आईसीएच चेन्नई, जीएमएस त्रिवेंद्रम, भोपाल एम्स और संजय गांधी का मैं आपको बता चुका हूँ। 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहे हैं और अभी हमारे ही प्रयासों से जयपुर में भी अगले महीने से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चालू होने वाला है। एक क्या इसका सिर्फ डाइट मैनेजमेंट है? नहीं। अगर आप बच्चे को सेव कर लेते हैं, सही डायग्नोस दे देते हैं, सही ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट भी कई यूरोसाइकल डिसऑर्डर्स के अंदर ऑर्गेनिक एसिडिमिया में संभव है। आप ही अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर सिब्बल ने
कम से कम 50 से ज़्यादा आईएम पेशेंट के लीवर ट्रांसप्लांट कर रखे हैं, और उसमें से जितना मैं जान के रखता हूँ 80% बच्चे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी उपलब्ध है, दवाएं भी उपलब्ध हो रही हैं, जीन थेरेपी पर भी रिसर्च हो रही है, और हो सकता है अगले 2 साल में मैं जब वापस आपसे मिलूँ तो कई आईएम डिसऑर्डर्स के अंदर जीन थेरेपी भी चालू हो जाए। मैं नहीं चाहता था अपनी पर्सनल स्टोरी बताना, क्योंकि लेकिन आज 21 नवंबर है, हमारा इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म डे है, तो मेरी वाइफ भी मेरे साथ यहाँ पर आई हुई है। हम खुद उन 3 बच्चों के माता पिता हैं जो कि रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से ग्रसित थे, और हमने तीनों बच्चों को न्यूनेटल एज में खो दिया। हमारे पहले बच्चे का 1998 के अंदर मिस डायग्नोज सेप्टिसीमिया से हुआ। 2000 के अंदर उसका जो दूसरे बच्चे का जो डायग्नोस था वो सस्पेक्टेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, लेकिन उसका कंफर्म डायग्नोस नहीं मिला। 2010 में मेरे तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, उसका हमने कंफर्म डायग्नोस करवाया। तीनों बच्चे मेल थे, एक्स लिंकेड समझ के उसका इलाज हुआ, एक्स लिंकेड समझे गए, लेकिन डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव थी। हम हमेशा भाग्यशाली हो सकते थे। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो आपने अभी एक पेडिग्री दिखा, एक स्लाइड दिखाई थी ऑटोसोमल रिसेसिव की, मुझे शायद आपने दिखाई थी, उसमें बताया जाता है कि 75% चांस है कि नॉर्मल का और 25% चांस है कि बच्चा। थोड़ा सा इसको और करेक्ट करिए आप। पिछली प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि अगली में क्या होगा, और अगली को ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि पिछली में क्या होगा। हमारी जेब में 4 पत्ते हैं, 3 इक्के हैं और 1 जोकर है। ज्यादा चांसेस तो इक्के के ही हैं, लेकिन स्टिल जोकर हमारी जेब में पड़ा हुआ है। तो 25% चांस नॉर्मल होने का हर प्रेगनेंसी के अंदर है। कृपया जेनेटिक काउंसलर को या आप पेरेंट्स को ये बिल्कुल क्लियर करना है। तो 2010 के अंदर हमारे तीसरे बच्चे का डायग्नोस हमने मणिपाल बेंगलोर में उसका जन्म कराया था, और मेरे और डॉक्टर्स के प्रयासों से हमने उसका लंदन से डायग्नोस करवाया। डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव थी। हम हमेशा भाग्यशाली हो सकते थे, भाग्यशाली रहे, और वो बच्चा भी हमारा 2.5 महीने बाद एक्सपायर हो गया। उसके बाद में मेरी वाइफ और मैंने ये बीड़ा उठाया कि जब हमने स्टडी करी, क्योंकि बेसिकली मैं जयपुर से आता हूँ, मेरा साड़ीज का टेक्सटाइल का काम है, लेकिन जब हमने ये स्टडी करी तो हमें मालूम चला कि 500 से ज़्यादा डिजीज हैं। अभी तो एबीसी करने तो 1400 से ज़्यादा डिजीज डायग्नोस हो चुकी हैं। 50 से ज़्यादा डिजीज ऐसी हैं जिसमें अगर हम सही डायग्नोस रखें, सही ट्रीटमेंट रखें, तो बच्चों को नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद में हमने अपना ये फाउंडेशन चालू किया, और मैं बता चुका हूँ कि हमने 15,000 से ज़्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट दिया है। 300 से ज़्यादा कैंपेन करें, और 150 से ज़्यादा बच्चों को हम लोग बचा पाने में काम कर रहे हैं। और टेक होम मैसेज मेरा बहुत छोटा सा है, आईएम डिजीज का रास्ता सकरा और घुमावदार हो सकता है, लेकिन सही सोच, टीम वर्क हमें अपनी सही मंजिल तक पहुंचा सकता है, और हजारों हजार जीवन को संभाले कर सकता है। अगर मैं आपको बोल चुका हूं कि अगर आईएम हजारों लाखों में एक है, तो हमारा बच्चा भी हमारे लिए लाखों में एक है। बहुत बहुत धन्यवाद।